one of you all? Okay, आ जाइए. चलो थोड़ी सी आवाज कम कर दे. It's not required. आज पहले हम लोग नए सेक्शंस कर ले कि पहले रिवीजन करना है? How many want नए सेक्शंस पहले? ओके फाइन. नहीं रिवीजन होगा, आप टेंशन मत लो, बट एंड में कर लेते हैं. पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ नए सेक्शंस जो है ना उसकी हम शुरुआत करते हैं. मैं क्या सोच रही थी, ये जो एक ब्लॉक है ना, एक बार देख. अरे प्रोजेक्टर चालू नहीं किया तूने? अच्छा चलो प्रोजेक्टर चालू कर रहा है, तब तक 2 मिनट में कुछ रिवाइज करा लेते. हाँ जो भी है, फिर 5 मिनट रिवाइज करवाना पड़ेगा. अब क्या ही बोलूं मैं, कल वाला रिवाइज कराओ क्या? अच्छा ठीक है. सुनो ना मेरी बात. एवरीवन जस्ट सेटल डाउन नाउ. गुड मॉर्निंग वर्चुअल किड्स. हेलो, कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट. नहीं बेटा, आप लोगों को भूल के कैसे चलेगा? आई वॉज कमिंग टू यू ओनली. ओके हाँ ओके. सुनो ना मेरी बात. आओ इधर आओ, इधर आओ. चलो ओके. आई एम जस्ट रिवाइजिंग येस्टरडेज पार्ट बिकॉज उसमें आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं है. कल तक का आई नो, मतलब कल के पहले तक का, दैट यू ऑल रिमेंबर एवरीथिंग दैट वाज डन. अच्छा सुनो मेरी बात. पार्टनर्स के बीच के जो राइट्स और ड्यूटीज होते हैं वो गवर्न होते हैं थ्रू द एलएलपी अग्रीमेंट. उतना ही नहीं, पार्टनर और एलएलपी के बीच के जो राइट्स और ड्यूटीज होती है वो भी गवर्न होती है एलएलपी अग्रीमेंट के द्वारा. आप अगर चाहो आपकी खुद की अलग से एलएलपी अग्रीमेंट बना सकते हो. अगर आपकी वो चाहत नहीं है, व्हाट यू कैन डू इज, यस यू कैन फॉलो शेड्यूल 1. ओके. यही राइट्स एंड ड्यूटीज ये अग्रीमेंट के थ्रू जो गवर्न होती है, दे हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. कितने दिनों में आप फाइल करोगे? जैसे ही एलएलपी इनकॉर्पोरेट होता है, एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर ई फॉर्म 3 में ये एलएलपी अग्रीमेंट जो है वो रजिस्ट्रार के पास किया जाता है सबमिट. अब देखो ये कल का सेक्शन था, सीसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पार्टनर बनते हो ये एलएलपी के अग्रीमेंट के द्वारा. तो अगर आप पार्टनर बनना स्टॉप होते हो, स्टॉप होने के लिए लीगल भाषा जो इस्तेमाल की गई है वो है सीज होना. सो इफ यू सीज टू बी अ पार्टनर, क्या है लीगल भाषा बोलो तो? इफ यू सीज टू बी अ लीगल पार्टनर, दैट विल हैपन अकॉर्डिंग टू द एलएलपी अग्रीमेंट. बट सपोज एलएलपी अग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट इट. आपकी अग्रीमेंट तो है बट इट डज नॉट केटर अबाउट सीसेशन. देखो समझो बात, ऐसा नहीं है कि आपकी अग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि अगर अग्रीमेंट नहीं होती तो शेड्यूल 1 होता. शेड्यूल 1 में तो लिखा हुआ है, बट हम बात कर रहे हैं यू हैव मेड एन एलएलपी अग्रीमेंट बट इट इज साइलेंट अबाउट सीसेशन. तब लॉ मेकर कहता है कोई भी पार्टनर अगर एलएलपी से रिजाइन करना चाहता है, पार्टनर रिजाइन करना चाहता है, ही हैज टू गिव अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days. सो दिस इज अबाउट रेजिग्नेशन. देखो रेजिग्नेशन में तो इंसान जिंदा है, इसलिए हम कह रहे हैं आप नोटिस दो. बट आप सोचो डेथ के केस में, इंसॉल्वेंसी के केस में, इंसैनिटी के केस में क्या नोटिस देना पॉसिबल भी है? तो लॉ मेकर ने भी इस फैक्ट का रिस्पेक्ट किया है और कहा है देखो आपको रिजाइन करना है, आप 30 दिन की नोटिस दो एंड देन यू कैन लीव द पार्टनर, मतलब द एलएलपी एज अ पार्टनर. बट इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ being declared unsound mind by the court or being declared insolvent, or if you have applied for insolvency, उसी दिन से you cease to be a partner from this LLP. इनमें तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है. अब लॉ मेकर कहता है आपने रेजिग्नेशन का नोटिस जो है वो दे तो दिया दूसरे पार्टनर्स को, बट आपका रेजिग्नेशन तब तक इफेक्टिव नहीं है जब तक ये रेजिग्नेशन जो है ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर नहीं होता. तो हम ऐसा मानेंगे जैसे कि आज भी
आप इस एलएलपी के पार्टनर हो. सो फॉर योर रेजिग्नेशन टू बी इफेक्टिव यू नीड टू गिव अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार. Until that time you remain to be a partner of this LLP. चलो, आपने रिजाइन कर लिया या आपका रेजिग्नेशन इफेक्टिव होगा, या तो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, कोई इंसेन हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, तो या तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव डेथ के केस में, अनसाउंड माइंड का हुआ तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर, और रेजिग्नेशन के केस में तो पार्टनर खुद अवेलेबल होता है. आपको मिलता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन. व्हाट आर यू एंटाइटल्ड टू? कंट्रीब्यूशन. दिस इज नोन एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल कंट्रीब्यूशन. एक तो आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, हाँ, और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ साथ यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू गेट द नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब क्या? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस. नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हम कह रहे हैं क्योंकि आसान है समझने के लिए. अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप एग्जामिनेशन में वही लिखोगे, द पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्टिंग द अक्यूमुलेटेड लॉसेस. हाँ, और एंड में वही चीज लिखी हुई है कि वंस यू सीज टू बी अ पार्टनर you have no right to interfere in the management of the LLP. So that was all about section 24. ठीक है. 25 क्या कहता है? सुनो मेरी बात. कोई भी पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? पार्टनर को एलएलपी को इन्फॉर्म करना है 15 दिनों के अंदर. किसको किसको इन्फॉर्म करना है? पार्टनर को एलएलपी को इन्फॉर्म करना है. अगर मेरा नाम चेंज हुआ, ऑब्वियसली बात है, आई विल इन्फॉर्म द एलएलपी विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज. नाम या एड्रेस चेंज हुआ है, पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा 15 दिनों के अंदर. इवेंचुअली एलएलपी को इन्फॉर्म करना होता है रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर, बट दिस 30 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज. तो इसमें कैसा कैच है आपको समझ में आया ना? डिपेंडिंग पार्टनर ने कितना समय लिया है, उतना कम समय एलएलपी को मिलेगा, बिकॉज दोनों की भी टाइमलाइन एक ही वक्त से शुरू होती है, फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज. इसको यहां से 15 दिन मिल रहे हैं और एलएलपी को यही से 30 दिन मिल रहे हैं. तो अगर आप 5 दिन में इन्फॉर्म करते हो तो ये बंदे के पास अगले 25 दिन है. आप 10 दिन में इन्फॉर्म करते हो तो एलएलपी के पास 20 दिन है. आप 15 दिन में इन्फॉर्म करते हो तो अनफॉर्चुनेटली एलएलपी के पास बस 15 दिन बचते हैं. तो याद रखना, दोनों के लिए टाइमलाइन का स्टार्टिंग पॉइंट इज द सेम, एंड दैट इज द चेंज इन द नेम और चेंज इन द एड्रेस. वापस से बोलो, सबसे पहले कौन किसको इन्फॉर्म कर रहा है? पार्टनर एलएलपी को, फ्रॉम डेट ऑफ चेंज इन नेम और चेंज ऑफ एड्रेस. कितने दिनों के अंदर? 15 डेज. अच्छा, एलएलपी को इंटर्न क्या रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? कितने दिनों के अंदर? 30 डेज. 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ चेंज इन नेम और चेंज ऑफ एड्रेस. नाम और पता चेंज हुआ है तब तो एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करता ही है, बट इसके अलावा कोई नया पार्टनर आया है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर ने एलएलपी छोड़ दी है, उस फैक्ट के बारे में भी एलएलपी को रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है. सो रजिस्ट्रार शुड हैव द लेटेस्ट डेटा. कौन पार्टनर्स ऐड हुए हैं, कौन पार्टनर्स रिजाइन किए हैं, कौन से पार्टनर की डेथ हो गई है, कौन इनसेन हुआ है, वगैरह वगैरह. रजिस्ट्रार के पास सारे डिटेल्स का होना जरूरी है. Along with that, my dear friends, incoming partner के लिए you also need to file the consent of the incoming partner which would be signed by him. So that's the only thing given in this particular section. और फिर यहाँ पे कहा गया है, अगर कोई कारण से आपको लगता है कि एलएलपी रजिस्ट्रार के पास आपके रेजिग्नेशन के बारे में फाइलिंग नहीं करेगी, तो आप खुद रजिस्ट्रार के पास आपके रेजिग्नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो. सो दैट वाज अबाउट सेक्शन नंबर 25. कल उतना ही हुआ था? 26, 27 हुआ था क्या? हाँ, हुआ था ना. 26 कहता है एवरी पार्टनर इज अ पार्टनर ऑफ द एवरी पार्टनर इज एन एजेंट. एजेंट ऑफ व्हाट? एलएलपी. आप अगर काम कर रहे हो, आप किसके लिए करो? दूसरे पार्टनर्स के लिए या एलएलपी के लिए? एलएलपी के लिए. देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी. देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी. तो प्रिंसिपल एलएलपी और एजेंट कौन है? पार्टनर्स आर द
agents, and for the acts of the partner it is only the LLP that is bound, provided your act is within your authority. अगर आपने authority exceed की, not all partners, only that partner who exceeded the power will be liable. This is different from partnership. पार्टनरशिप एक्ट में एक पार्टनर ने भी कांड किया ना, सारे पार्टनर्स की बैंड बजेगी. बट LLP एक्ट इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज LLP एक्ट में वन पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स एज देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी. समझो आप बात को. तो देखो, अगर आप ऑथोरिटी में काम कर रहे हो, क्या बात है, हम तो कह रहे LLP लायबल है. बट अगर आप ऑथोरिटी एक्सीड कर रहे हो, तब भी हम कहेंगे LLP तो लायबल नहीं है, दूसरे पार्टनर्स भी लायबल नहीं है, आप खुद लायबल हो फॉर ऑल द एक्ट्स दैट यू हैव डन विच इज बियॉन्ड योर ऑथोरिटी. चाहे वो तीसरे व्यक्ति को इसके बारे में पता है या नहीं पता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. द ओनली पर्सन लायबल इज यू योरसेल्फ, बिकॉज यू एक्सीडेड योर पावर्स. यस और नो गाइस? अरे बोलो ना. And lastly, my dear friends, LLP के liabilities shall be met out of the property of the LLP. तो जो भी LLP के obligations है, obligations मतलब जिम्मेदारी, shall only be the obligations of the LLP. LLP के assets को बेच के ही LLP की liabilities को repay किया जाएगा. क्या partners का घर का पैसा इस्तेमाल किया जाएगा? अरे बोलो ना. Are the partners personally liable? So there is no personal liability of the partners. It's just the LLP which will be liable for its own liabilities. अरे हो कि नहीं? और ये वाला पॉइंट तो वही कह रहा था, partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission of any other partner of the LLP. In short, there is no mutual agency. ठीक है? अब आगे बढ़े हम लोग. देखो, मैं क्या सोच रही हूं, ये होल्डिंग आउट के साथ साथ ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, विसल ब्लोइंग, ये तीनों सेक्शंस, और ये कंट्रीब्यूशन के भी एक दो सेक्शन है, ये नया सेक्शन है, ये 32 और 33. इतना कर लेते हैं, फिर रिवाइज करते हैं और फिर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के पास जाते हैं. इज इट ओके? नहीं तो इतना करके थोड़ा सा ब्रेक लेके 5 मिनट का, फिर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करते हैं और रिविजन टुवर्ड्स द एंड ही करते हैं. इसमें ये दो सेक्शंस नए हैं आपको. देखो, ये 32 33 वाज नॉट देयर एट फाउंडेशन लेवल. था क्या आपको? पूरा एक्टिव ऑप्शन में था. इंस्टीट्यूट ने वैसे LLP के लिए सेपरेट मार्किंग इस बार नहीं दिया है. LLP इज अंडर कॉर्पोरेट लॉ. सो कॉर्पोरेट लॉ का इंस्टीट्यूट ने कहा है 70 मार्क्स वेटेज है और अदर लॉज का 30 मार्क्स वेटेज है. अदर लॉज में आपको 3 एक्ट है. कौन से? IOS, GCA, FEMA. कॉर्पोरेट लॉ में क्या है? कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर्स एंड LLP एक्ट. तो इंस्टीट्यूट की जितनी मर्जी बने उतने सवाल वो LLP एक्ट के पूछ सकता है. फाउंडेशन जैसा नहीं है, वही मैं कह रही हूं. फाउंडेशन में था लाइक 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स, कभी 6 मार्क्स. कितने इजीली ऑप्शन में छोड़ दिया. यहाँ पे इंस्टीट्यूट के पास पूरा स्कोप है आपके जज्बातों से खेलने का. सीरियसली. सो यू कैन नॉट से एनीथिंग. जैसे कभी कभी इंस्टीट्यूट डिपॉजिट के चैप्टर में से 2 सवाल पूछ लेती, 5 मार्क के 10 मार्क. कभी कभी इंस्टीट्यूट एक सवाल भी नहीं पूछती डिपॉजिट के चैप्टर में से. सो दैट्स हाउ इट इज. तो इंस्टीट्यूट को यहाँ पे खेलने का बहुत स्कोप है. हो सकता है 3 सवाल पूछ लिए LLP एक्ट के, कुछ नहीं पूछा ऑडिट एंड ऑडिटर्स में से. सो यू कैन नॉट टेक द रिस्क. फाउंडेशन में लेट मी टेल यू, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग क्लियर किए हो इसलिए मैं बोल रही हूँ. फाउंडेशन में LLP को ऑप्शन में रखना वॉज वर्थ टेकिंग द रिस्क, वॉज वर्थ, बिकॉज वॉट यू आर गेटिंग ओनली 5 मार्क्स और वॉट यू आर लूजिंग वॉज ओनली 5 मार्क्स. और वो भी आपको एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में रहता है. सो अज्यूमिंग कि आपके दूसरे जो एक्ट्स है वो थरर है, you could think of leaving LLP Act as option. This is only for you. फाउंडेशन किड्स को ऐसा कभी मत बोलना. उस क्लासरूम में मेरी थ्योरी बदल जाएगी, ठीक है. तो संस्कार से संकल्प जाने में थ्योरी चेंज हो जाती है, ठीक है. इट्स द अदर वे अराउंड. सो इट वाज वर्थ इट. बट नहीं,
बट जेन्युइनली मतलब अभी अभी तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अभी फाउंडेशन बच्चों के लिए भी वो चीज खरी नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, बिकॉज राइट नाउ एलएलपी का उनका वेटेज बढ़ गया है. एंड नॉट ओनली दैट, एलएलपी जो फाउंडेशन में है, इट्स कंप्लीटली रिपीटेड एट सीए इंटर ऑल्सो. तो एनीवेज विच एलएलपी उनका साया नहीं छोड़ रहा है. सो दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दैट एक्ट. आप लोगों को 60 मार्क्स का बीसीआर था ना? हाँ सॉरी, 40 मार्क्स का बीसीआर और 60 मार्क्स का लॉ. उन लोगों को तो पूरा 100 मार्क्स का लॉ है ना. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों का जो इंटर में था वो चले गया, जो बुरी बात है. 12 मार्क का था, 12. और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जगह एलएलपी ने ली है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑब्वियसली, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसा फाउंडेशन में था वैसा ही इंटर में था, और इंटर में 12 नंबर के लिए था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओनली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी. 12 मार्क के लिए हार्डली कुछ 25 पेजेस का होगा, वो सब ऐड किया है फाउंडेशन लेवल पे. बट एक चीज अच्छी हुई है, नेगोशिएबल चले गए. बट फाउंडेशन के बच्चों की बैंड बजाइए नेगोशिएबल इंट्रोड्यूस करिए. ये लैपटॉप क्यों नहीं चालू हो रहा है रे? चार्जर दे दो. तूने चार्जर लगाया ही नहीं है बेटा. हाँ. आप लोग सही समय पे पैदा हुए. थैंक यू पेरेंट्स फॉर दैट. क्योंकि इसके पहले वाले भी जो इंटर के बैच के बच्चे उनकी बैंड है, और ये वाले फाउंडेशन के बच्चों की भी बैंड ही है, जो अभी अटेम्प्ट दे रहे हैं ना दिसंबर में, और जिन्होंने अभी नवंबर में इंटर दिया, वो लोग अगर क्लियर हो जाते तो ठीक है. बात अभी आ जाओ, शुरू करते. हाँ, इसलिए तो कहा ना, आप लोग सही समय पे पैदा हुआ है. थैंक यू पेरेंट फॉर दैट. उसको कुछ समझ वाले वाले क्या बोला, रहने दो, बेचारा भोला भाला सीधा साधा बच्चा. ओके, आ जाइए, कम ऑन, लेट्स चेक इट आउट गाइस. होल्डिंग आउट. अच्छा एक काम करो, होल्डिंग आउट और एस्टॉपल का टर्म आप लोग मेरे को समझा सकते हो विद एग्जाम्पल? बताओ, होल्डिंग आउट एग्जाम्पल कौन बताएगा? माइक देना ना. और एक होल्डिंग आउट और एस्टॉपल. हाँ, माइक दे दो. हाँ, पास कर दो. वर्चुअल किड्स कम ऑन, प्लीज म्यूट द लेक्चर. वर्चुअल किड्स, ऐसा कुछ अपने मम्मी पापा को मत सुना. हेलो हेलो. हाँ बेटा, सुनाई दे रहा है. हेलो मैम, ये होल्डिंग आउट जो होल्डिंग आउट सुनो ना, ये क्या कह रहा है होल्डिंग आउट? हाँ, वो पार्टनरशिप में पढ़ा था फाउंडेशन में. मतलब फॉर एग्जांपल, ये मेरा दोस्त है और हमारी कोई 3 जन की पार्टनरशिप फर्म है. ठीक है. और कोई क्रेडिटर है, उसके सामने मैंने बोला ये भी हमारा पार्टनर है, और जबकि वो रियलिटी में पार्टनर नहीं है. और मैं बिलीव कर लेती हूँ, चलो ये आपका पार्टनर है, और इसकी शक्ल देख के लगता है बड़ा ही भोला है, विश्वास कर सकते हैं, धोखा नहीं देगा, और बिलीविंग कि ये पार्टनर है. मैंने से फॉर एग्जांपल गुड सप्लाई कर दिए, और बाद में जब पेमेंट की बात करने में इसके पास आई, कहता मैम मैं तो पार्टनर ही नहीं हूँ. दगाबाज निकला. कौन सा पैसा, कौन से गुड्स? आई हैव नो आइडिया. सवाल ये उठता है, कानून किससे प्रोटेक्ट करेगा, इसको या मुझे? आपको. अगर कानून मुझे प्रोटेक्ट करेगा, विल आई बी एबल टू रिकवर द मनी फ्रॉम हिम? बट ये तो पार्टनर नहीं है, फिर भी क्या पैसा ले पाओगी? बिकॉज नाउ ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. सेम, वेरी गुड. एक बार जोरदार तालियां इसके लिए. थैंक यू मैम, थैंक यू. सेम टू सेम कॉन्सेप्ट. भंडारी जी के लिए जोरदार तालियां बस. ओके, तो सुनो मेरी बात. सेम टू सेम कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो ओवर हियर. कोई भी पर्सन ने ईदर बाय वर्ड्स, तो यहां पे दर्शन ने बाय वर्ड्स कहा है मुझे, या तो वर्ड्स से या तो राइटिंग, उसने अपने दोस्त को रिप्रेजेंट किया है एज अ पार्टनर, या तो फिर उसका दोस्त जो है खुद को आपका नाम क्या है बेटा? जी पे गोविंद, गोविंदा.
इट कैन ऑल्सो हैपन द अदर वे अराउंड. इस वाले एग्जाम्पल में तो दर्शन ने बोला था कि ये हमारा पार्टनर है, बट ऐसा भी हो सकता है जीपे ने खुद ने कहा है, ठीक है, कि मैम, ओ मैम, मैं तो इस एलएलपी का पार्टनर हूं, एंड अदर्स रिमेन साइलेंट. सो आई बिलीव दैट जीपे इज जेन्युइनली अ पार्टनर ऑफ दिस एलएलपी. दैट टाइम इट इज नोन, सुनो ना, एक होता है होल्डिंग आउट और एक होता है एस्टॉपेल. तो होल्डिंग आउट में जीपे ने अपने आप को होल्ड आउट किया है एज अ पार्टनर, और एस्टॉपेल में दर्शन ने कहा है कि वो पार्टनर है. बट फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करो एज अ पार्टनर और बाकी लोग चुप है, या बाकी लोग आपको पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप चुप हो, दोनों में भी माना जाएगा कि आप पार्टनर हो, एंड यू विल बी लायबल फॉर दैट क्रेडिट टू द एलएलपी, ओनली दैट ट्रांजैक्शन. हर ट्रांजैक्शन के लिए जीपे लायबल नहीं है. गोविंदा वही ट्रांजैक्शन के लिए लायबल है जिसके लिए उसको रिप्रेजेंट किया गया था, या उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है एज अ पार्टनर इन दिस एलएलपी. सो एनी पर्सन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन represents himself or permits representing himself to be a partner, and the other person believes on such representation, तो मैं विश्वास करती हूं कि ये जो कह रहा है वो सच है. उसकी शक्ल वैसी नहीं है ना, छिचोरी टाइप्स की, विश्वास हो गया उसकी बात पे. और मैंने एलएलपी को क्रेडिट दिया ना, पैसा दिया मैंने 50 लाख रुपए, और रीपेमेंट की जब बात आ रही है तो जीपे कह रहा कौन से पैसे, क्या 50 लाख रुपए, कौन पार्टनर, मैं तो पार्टनर हूं भी नहीं, देखो एलएलपी अग्रीमेंट. बट बताओ मुझे उस ट्रांजैक्शन के लिए क्या माना जाएगा दैट ही इज अ पार्टनर टू द एलएलपी? अरे बोलो ना. एंड ही विल बी लायबल फॉर सच अ ट्रांजैक्शन. यस और नो गाइस? बट यहां पे आ जाओ पॉइंट नंबर 2 में. वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम एलएलपी का नाम. पार्टनर की डेथ हो गई है, बट देखो, क्या एलएलपी अलग, पार्टनर्स अलग? पार्टनर्स आएंगे, पार्टनर्स जाएंगे, बट एलएलपी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगो युगो. क्या उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा? वेरी गुड. बट अब देखो, एलएलपी का तो परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनर की डेथ हो गई है, बट दूसरे पार्टनर्स ने एलएलपी के नाम पे बिजनेस कंटिन्यू किया है. इनफैक्ट दे आर ऑल्सो यूजिंग द नेम ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर. मे बी डिजीज्ड पार्टनर वाज सम बिग शॉट. राकेश झुनझुनवाला एग्जाम्पल वॉज अ पार्टनर इन आर एलएलपी. आज तो वो है नहीं, बट फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं उनका नाम यूज करना कि वो हमारे एलएलपी के पार्टनर थे, ऐसा वैसा, ये ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन हुआ, इतना सेल्स, इतना प्रॉफिट, ये वो. वी आर कंटिन्यूइंग टू यूज हिज नेम. तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, भले ही हमने राकेश झुनझुनवाला का नाम इस्तेमाल किया है, दैट ही वॉज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी, माय डियर फ्रेंड्स, दो वी यूज हिज नेम, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हालत में का एलएलपी के लिए या एलएलपी के कोई भी एक्ट के लिए लायबल नहीं रहेंगे आफ्टर राकेश झुनझुनवाला's डेथ. इन शॉर्ट, पर्सन की जब डेथ हो जाती है, दैट पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, और उस समय से कट ऑफ हो जाता है. दैट्स इट. नाउ ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल है टुवर्ड्स द एलएलपी, ना एलएलपी लायबल है टुवर्ड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. एलएलपी को बस सिर्फ जब तक वो पार्टनर थे तब तक का कैपिटल कंट्रीब्यूशन और नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ता है. उसके बाद के ट्रांजैक्शन के लिए ना ये उनको लायबल है ना वो इनको लायबल है. दो यू कंटिन्यू टू यूज द नेम ऑफ दैट पार्टनर हु इज नो मोर. समझ में आई बात? क्या ये कॉमन सेंस है? अरे बोलो ना. हाँ, ये जो सेक्शन है सेक्शन 30, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो और इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है. व्हाट इज द क्वेश्चन? इट्स अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन जो कहता है स्टेट द केसेस in which the liability of the partners will be unlimited in the LLP. इसको मार्क कर दो इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू लर्न इट. कौन सी?
फाउंडेशन की एग्जामिनेशन में आया था क्या? इंटर में भी आ सकता है. लाइक अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन. हाँ, स्ट्रेट अवे आया तो सब कुछ, नहीं तो कुछ नहीं. जो भी अच्छे से बॉक्स ड्रॉ कर देना, मेरा सही नहीं था. प्लीज लर्न, बाजू में लिख लो, प्लीज लर्न, प्लीज. मैम, आनंद सर की याद आ जाती है, प्लीज जी पे ना बोलना, बेचारा रो देगा. कुछ गलत था क्या? बहुत गलत था क्या? शिट. मतलब जेन्युइनली मेरे कोई इंटेंशंस खराब नहीं थे. आई हैव नो आइडिया कि क्या डबल मीनिंग है. मैंने तो ऐसे ही मस्ती में बोल दिया. नहीं, मुझे नहीं पता था, इसलिए आपको मेरे चेहरे से समझ में नहीं आया. नहीं, अभी इसका कमेंट देखा तो समझ में आया ये अच्छे वे में जी पे नहीं है कुछ तो. हाँ, बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं आपको जीवन में. हाँ, क्या? मैंने आप लोगों को बिगाड़ा है? अच्छा, आ जाइए. Okay, so this can be asked as a direct theory question. So you all will have to learn this. You have no other option. सुनो, 4 केसेस है जब पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है. क्यों, कैसे बता बेटा, वो बंदा ही नहीं रहा. और मैं बोल रही हूँ कल जाके मैंने ये जो काम किया है वो महात्मा गांधी जी के बिहाफ पे किया है. बताओ मुझे. राहुल गांधी, महात्मा गांधी. अब गांधी जी इज नो मोर एंड आई एम यूजिंग हिज गुडविल. तो हम बताओ मुझे, विल यू मेक गांधी जी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल? कैसे होगा पॉसिबल बेटा? अच्छा, ओके, आ जाइए. सुनो, 4 केसेस है. एक तो बात पता मुझे, जनरल रूल क्या कहता है? एलएलपी में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड या अनलिमिटेड? बट देयर आर सर्टेन इवेंट्स इन विच पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड. क्या क्या 4 पॉइंटर्स है, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं. कोई भी एक्ट जो पार्टनर ने कैरी आउट की है, सुनो ना, कोई भी एक्ट जो या तो एलएलपी ने कैरी आउट की है या तो एलएलपी के पार्टनर्स ने कैरी आउट की है विथ एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड. डिफ्रॉड मतलब उनके इंटेंशंस नेक नहीं है, गलत है, धोखा देने वाले इरादे हैं. टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स of the LLP or any other person. तो ऐसे केस में my dear friends, the liability of the LLP and the partners जिनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं थे, उनकी लाइबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड. सो फर्स्ट केस बताओ, आपकी लाइबिलिटी कब अनलिमिटेड होती है? बताओ. आपने ऐसी एक्ट की है जिसमें आपका इंटेंशन था to defraud the creditors, not only the creditors, वहां पे लिखा है और any other person. आपने say for example कोई भी काम किया है, say for example you went to a bank, आपने झूठे झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने दे दिए इस इंटेंशन से कि ये जो बैंकर है आपको लोन ग्रांट कर दे. अब ऐसे केस में आपने क्या ये जो काम किया है डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से किया हुआ है. आपको पता था जो फाइनेंशियल्स आप डिस्क्लोज कर रहे हैं वो सच नहीं है, क्योंकि अगर सच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप डिस्क्लोज करते हैं आपको शायद बैंकर लोन अप्रूव ही नहीं करता. बट लोन पाने के चक्कर में आपने गलत गलत फाइनेंसेस सबमिट कर दिए सो दैट यू कुड गेट द लोन. कल जाके कभी भी ये प्रूव हुआ कि आपने ये काम इंटेंशनली किया है ताकि आपको बैंक से लोन मिल जाए, तो लॉ मेकर कहते हैं सिर्फ एलएलपी नहीं, उनके साथ साथ पार्टनर्स की भी लाइबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड. फर्स्ट केस इज एनी एक्ट डन
with the intention to defraud the creditors, हमारे पार्टनर्स और LLP की लाइबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। साथ साथ में अगर आप देखते हो, सेकंड पॉइंट जो गौर फरमाने वाली बात है, सिर्फ लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। आपको लगेगा ठीक है पैसे की बात है ना, रिपे कर लेंगे, देख लेंगे, चोरी पकड़ी तो जाने दो, नहीं पकड़ी गई तो मजे ही है। सिर्फ वो बात नहीं है बेटा, अगर आपकी चोरी पकड़ी गई, एक एस्पेक्ट जरूर है कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अलोंग विथ दैट यू विल बी सेंट टू जेल फॉर अप टू 5 years। इसमें भी अमेंडमेंट है, पहले इट वॉज 3 years। फाउंडेशन में अगर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे 3 साल का टर्म आपने सुना होगा, बट नाउ इट हैज बीन अमेंडेड एंड इट हैज बीन चेंज टू 5 years, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट 3 से 5 साल कर गई है और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी इससे रिलेटेड सवाल है। सो देयर इज अ चांस दैट द इंस्टीट्यूट कैन आस्क अ डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन नंबर 30। प्लस आपको जो फाइन लगेगा वो अलग, फाइन 50,000 रुपए विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपए। तो बता पहला कॉन्सिक्वेंस क्या होगा जब आपने डिफ्रॉड करने के इंटेंशन से क्रेडिटर्स को डील किया है? बताओ ना मुझे। पार्टनर्स और LLP की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दूसरा एस्पेक्ट, यू विल बी सेंट टू जेल फॉर अप टू 5 years। क्या आपके ऊपर फाइन लगेगा? कितना मिनिमम फाइन? 50,000 रुपए। कितना मैक्सिमम फाइन? अलोंग विद दैट, ये देखो और एक पॉइंट आया है, LLP या पार्टनर या डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ने कोई भी अगर ऐसा काम किया है जो फ्रॉडुलेंट मैनर में है, तो ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, सच LLP, the partner, designated partner and the employee, as the case may be, will be liable to pay compensation to any person who has suffered losses or damages because of this harakat, because of this conduct। देखो सिविल और क्रिमिनल दोनों भी एक्शंस आपके अगेंस्ट लिए गए हैं। यूजुअली अगर आप देखते हो ना, जैसे आपने कंपनीज एक्ट में भी देखा था, प्रोस्पेक्टस में अगर मिसस्टेटमेंट है, या तो सिविल होता है या तो क्रिमिनल होता है। तो क्रिमिनल वाज सेक्शन 34, सिविल वाज सेक्शन नंबर 35। नहीं स्पीकर नहीं, ये जो कॉर्ड है ना, ये इसका ये एंटीना जो सिग्नल पकड़ता है वो खराब हुआ, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। क्या हुआ? जब ये आवाज कर रहा था वो ब्लिंक हो रहा है, वो अभी भी ब्लिंक हो रहा है। उस प्रोजेक्टर को देखना, एकदम एंड वाला। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, ये सेक्शन ऐसा है कि आपके अगेंस्ट सिर्फ क्रिमिनल नहीं, क्रिमिनल के साथ साथ सिविल एक्शन भी लिए जा रहे हैं। 4 चीजें बताओ ना कॉन्सिक्वेंसेस, अगर आपने कोई भी काम किया है विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स और एनी अदर पर्सन, आप लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यू विल बी सेंट टू जेल फॉर अप टू 5 years, फाइन 50,000 up to 5 lakhs, and you will also be liable to pay compensation to any person who has suffered losses or damages because of such conduct। हाँ है ना? और उसमें एक लास्ट पॉइंट जो कहता है, however, I was waiting for this, LLP shall not be liable if this partner or designated partner or employee acted fraudulently without the knowledge of the LLP। अब knowledge of LLP मतलब बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को इस बारे में नहीं पता था, बाकी पार्टनर्स ने या एम्प्लॉयज ने कुछ कांड कर दिया, तो LLP लायबल नहीं है, वही पार्टनर या एम्प्लॉय लायबल रहेगा। 4 पॉइंट्स इस सेक्शन में याद करना कंपलसरी है और बहुत इजी है। कब लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है बताओ तो? LLP या तो उसके पार्टनर्स ने ऐसा कोई भी काम किया है विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द creditors or any other person, then the liability of the LLP and the partners is going to be unlimited for such debt। Second, you can be sent to jail for up to
फाइन बताओ, 50,000 मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख, एंड प्लस क्या आपको कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ेगा अगर वो पर्सन को कोई भी लॉस या डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ योर कंडक्ट. यस और नो गाइस? नेक्स्ट, विसल ब्लोइंग. अच्छा, विसल ब्लोइंग ये भी था आपको फाउंडेशन में? हाँ. अरे आप भाई सीए नहीं बनोगे तो फिर वॉचमैन का काम तो अच्छे से कर लोगे. रात में जो वॉचमैन पेट्रोलिंग करते हैं यूजुअली उनके पास एक डंडा रहता है और एक सीटी रहती है. डंडा रहता है जागने के लिए और सीटी क्यों रहती है? नहीं, बचाने के लिए बचाने के लिए बोल रहा है, सीटी मारने के लिए. देखो, सीटी इसलिए रहती है कल जाके अगर दे आर सस्पिशियस कि कोई चोर आया है, चोरी कर रहा है, या कोई पर्सन है जो ऑथराइज नहीं है घर एंटर कर रहा है, सोसाइटी एंटर करता है, तब सीटी बजा के दे मेक दोज रेसिडेंट्स अवेयर कि जो हो रहा है कुछ तो गलत हो रहा है और आप जाग जाओ. दैट्स नोन एज विसल ब्लोइंग. बड़ा वॉचमैन की भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, कुछ तो काम अच्छे से करो आप. जागने के लिए सीटी नहीं बजाते बेटा वॉचमैन. जागने के लिए जागते रहो, चिल्लाते हैं, या तो फिर डंडा मारते हैं. हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, सुनो. यहां पे आप विसल ब्लोइंग में यू आर मेकिंग अदर पीपल अवेयर कि कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो कांड हो रहा है, और कोई तो ऐसा पर्सन एंटर कर चुका है सोसाइटी में जो ऑथराइज नहीं है, या चोर चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो भाई, मुझसे अकेले से नहीं होगा, तो आप भी उठ जाओ. अब सुनो मेरी बात, वाहियात बच्चों. सिमिलर थिंग ऑल्सो अप्लाइज अंडर लॉ. इफ सम पर्सन, हो गया आप लोगों का? If some person is aware about some corporate abuses or corporate negligence, he can inform about the same to the court or tribunal. देखो, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि सत्यम के केस में आपको पता है, इट्स अ प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल. एक शेयर होल्डर ने विसल ब्लोइंग किया भी था. शेयर होल्डर ने जनरल मीटिंग में ये क्वेश्चन रामलिंगा राजू और बाकी के डायरेक्टर ग्रुप के सामने सवाल रखा भी था कि कंपनी के पास अगर इतने सारे एफडीज है बैंक में रखे हुए, व्हाई इजंट द कंपनी रीपेइंग द लोन्स? क्योंकि देखो, इवेंचुअली क्या बैंकर भी धंधा करने ही बैठा है? बैंकर अगर आपसे पैसे ले रहा है फॉर एन एफडी, वो आपको इंटरेस्ट कम देता है, और अगर बैंकर ने आपको पैसा दिया है एज अ लोन, वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है, एंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट फॉर द बैंकर. एक साइड पे सत्यम ने इतने एफडीज बताए थे अपने बैलेंस शीट में, और दूसरे साइड पे सत्यम के इतने सारे लोन्स थे. तो ये शेयर होल्डर ने क्वेश्चन अराइज कराया भी था इन द एजीएम दैट व्हाई आरंट यू ब्रेकिंग द एफडीज एंड रीपेइंग द लोन? व्हाट इज द सेंस in getting lesser interest and paying more interest for these loans that we have obtained? बट उस बेचारे शेयर होल्डर को कौन समझाएगा कि ये एफडी जो दिखाई दे रही है वो फेक है, वो है ही नहीं. इट्स जस्ट बोगस एंट्रीज का सेल्स का जो ऐसा है was reflected through bogus FDs in the balance sheet. So Ramalinga Raju had no answer to that question. But why I'm giving you this example, shareholder ने ये जो किया था, that's a classic real life example of whistleblowing. Corporate negligence के बारे में he had raised a question. तो अगर कोई भी पर्सन कॉर्पोरेट अब्यूजेस मतलब कंपनी में कुछ अगर गलत चल रहा है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना, कंपनी की जो फैक्ट्री है वो सारा पोल्यूटेड, से फॉर एग्जांपल केमिकल्स नियर बाय लेक में या रिवर में डिस्कार्ड कर रही है. सो आर यू बीइंग सेफ टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट? नो. आप नेचर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो नेचर भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तबाह करेगा.
ये चीज अलाउड नहीं है, इवन अकॉर्डिंग टू लॉज एज वेल एज एथिक्स, बट कंपनी ये चीज कर रही है, एम्प्लॉय को पता चल गया इसके बारे में, इट्स अ कॉर्पोरेट अब्यूज. अब्यूज मतलब some bad thing that the company is doing and we are talking about it. Negligence मतलब नजरअंदाजी पेश करना. अगर कोई पर्सन कॉर्पोरेट अब्यूजेस या कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस के बारे में कोर्ट या ट्रिब्यूनल को बताता है कि हमारे कंपनी में या एलएलपी में ये कांड हो रहा है, कंपनी जो है ये पॉइजनस केमिकल्स लेक में डिस्कार्ड कर रही है, ये सारे डायरेक्टर्स मिलकर क्रेडिटर को धोखा दे रहे हैं, इसके बारे में हमें लीड मिली है, तब ऐसे केस में कोई भी पर्सन ने ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को दी है, ईदर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स, दिस पार्टनर और एम्प्लॉय जिसने ये इंफॉर्मेशन दी है, पहली बात तो कोर्ट सजा देते वक्त ये कंसिडर करेगा कि आपने उनको सहायता दी है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो आपके ऊपर ज्यादा सजा नहीं होगी या आपके ऊपर ज्यादा फाइन नहीं लगेगा. Along with that, we will also make it sure, just because you told about the loopholes to the court or tribunal, you should not later on be harassed or discharged or demoted. Demoted is the opposite of promoted, or suspended or threatened. So the court will protect you and make it sure that just because of providing information, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, मतलब बेसिकली लोग बोलेंगे चुगली करता है तू हमारे, ठीक है, तो तू प्रमोशन के लायक नहीं है, इनफैक्ट तू सेल्स मैनेजर से अब सेल्समैन बना देंगे तेरे को, या ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देंगे, या तेरा पेमेंट 6-6 महीने तक ब्लॉक करके रखेंगे, जो करना है कर ले. बड़ा होशियार बनता था ना, अब बता होशियारी. पॉलिटिक्स चलता है कॉर्पोरेट लेवल पे, तो इसीलिए बंदा डरे ना बोलने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये सेक्शन में स्पेसिफिकली लिखा है, जस्ट बिकॉज अ पार्टनर और एन एम्प्लॉय हैज डन विसल ब्लोइंग, दैट पर्सन कैन नॉट बी हैरेस्ड, दैट पर्सन कैन नॉट बी थ्रेटेन्ड, ही कैन नॉट बी डिस्चार्ज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. आप उसको निकाल नहीं सकते जस्ट बिकॉज यू टोल्ड द ट्रूथ. और प्लस क्योंकि उसने इन्वेस्टिगेशन में सहायता दी है, कोर्ट ये भी कंसिडर कर सकता है उसको सजा ना हो या उसको फाइन ना लगे, या अगर फाइन लग भी रहा है दूसरे पार्टनर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ा कम फाइन लगे. सो दैट्स अबाउट विसल ब्लोइंग. लेट्स चेक इट आउट. द कोर्ट और ट्रिब्यूनल मे रिड्यूस और वेव करना मतलब छोड़ देना, एनी पेनल्टी दैट इज लेवेबल अगेंस्ट अ पार्टनर or an employee if the court or tribunal is satisfied that this partner or employee has provided useful investigation during the investigation. मैंने क्या बोला? Has provided useful information during such an investigation. और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी है जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि एलएलपी ने कांड किया है अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट. लीड देना, लीड उसको क्या कहते हैं? लीड देना. एंड प्लस नो पार्टनर और एम्प्लॉय कैन बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेन्ड, हैरेस्ड merely because of the reasons that he has provided information. Yes or no guys? It's a very short section. हो सकता है आपको 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आ जाए. एक्सप्लेन विसल ब्लोइंग. ठीक है, तो आप क्या कहोगे? कोर्ट और ट्रिब्यूनल आपकी लायबिलिटी को या पेनल्टी को रिड्यूस कर सकती है या वेव ऑफ कर सकती है अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को लगे आपने यूजफुल इंफॉर्मेशन दिया है ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन, या ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो आपको लीड दे रही है और ये प्रूफ कर रही है कि एलएलपी ने कोई कांड किया है एज कन्विक्टेड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट यू हैव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, आपको हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, हैरेस नहीं कर सकते, थ्रेटन नहीं कर सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और डिमोटेड नहीं कर सकते, बिकॉज यू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और गेव सम इंफॉर्मेशन विच लेड टू एन इन्वेस्टिगेशन. यस और नो गाइस? तो ये दोनों भी सेक्शन 30 एंड 31 इंपॉर्टेंट है. प्लीज मार्क इट इंपॉर्टेंट एंड लर्न इट फॉर द एग्जामिनेशन.
32 33 करते हैं, फिर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ठीक है? आ जाइए। कंट्रीब्यूशन कितना इजी है यार, कंट्रीब्यूशन। हमने पढ़ा है पार्टनर बनने के लिए पार्टनर को कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, बराबर या नहीं? पहली बात तो वेरी इजी फॉर्म, कंट्रीब्यूशन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी। कंट्रीब्यूशन कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मनी, बट इफ नॉट मनी you can also contribute in the form of some tangible, movable, immovable or intangible property for the benefit of the LLP. जैसे कि I can say, अरे say for example, I have an office even on the first floor, ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि ये ऑफिस तो मेरा है ही, जो मैंने बहुत साल पहले खरीदा था। अब क्या हुआ है ना, ऑफिस नंबर 55 फर्स्ट फ्लोर, यू कैन चेक इट आउट। सबसे पहले जहां से हमारा जर्नी शुरू हुआ था, एकदम छोटा सा है, एसपीसी का जर्नी शुरू हुआ था। क्या? नहीं, ये वाली क्लासरूम में तो मैं स्टूडेंट थी। मेरा डीटी, आईडीटी एंड कॉस्टिंग, फाइनल लेवल का कॉस्टिंग। डीटी आपको नहीं पता होगा, एक सर अभी उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, वोकल इश्यूज हो गए थे, जयेश गुप्ता सर थे। ही डजंट टीच नाउ। पूजा मैम फाइनल कहाँ पढ़ाती है? पूजा मैम नहीं पढ़ाती। मैम को बोलते अभी फाइनल चालू करो। हाँ हाँ, मैम पहले से ही सिर्फ इंटर को ही पढ़ाती थी इतने सालों से। फाउंडेशन में तो अभी बीसीआर जब हुआ था तब शी स्टार्टेड विद बीसीआर ऑल्सो, बट नाउ आई विल टेल हर नाउ। आनंद सर को बोलती हूँ फाइनल अकाउंट्स चालू कर दो। हर्षद सर ने ऑडिट तो चालू कर दिया। हाँ। और पूजा मैम को भी बोल देती हूँ आप टैक्स पढ़ाना चालू कर दो सीए फाइनल में। स्वप्निल सर को भी बोल देती हूँ आप भी एक आधा सब्जेक्ट पढ़ा लो। नहीं अपन ठीक है, फाउंडेशन और इंटर में ही मैं पढ़ाती थी सीए फाइनल, लॉ, आर्बिट्रेशन एंड कंट्रीब्यूशन एक्ट एंड फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों एक्ट्स में पढ़ाती थी। मतलब उसमें है पता नहीं मुझे, अपन खुश से इधर ही। सेल्फ पेस मॉड्यूल में क्या? आई डोंट नो। लॉ भी उसमें? इकोनॉमिक लॉ है क्या? इकोनॉमिक लॉ बहुत इजी है, मजा आएगा इकोनॉमिक लॉ में, बहुत स्कोरिंग है। चलो आ जाओ, फिर ये पैसेज बहुत कम हो जाएगा, फाइनल क्लासेस कहाँ चलेगी? आ जाओ। हाँ, उनका तो घर पे ही स्टूडियो है। नहीं भाई बस हो गया। आ जाइए चलो। ओके सुनो ना मेरी बात, मैं क्या बोल रही थी, कहां से कहां चले जाते आप लोग? ये जो छोटा सा ऑफिस है, ऑफिस नंबर 55, हमने सोचा कि अभी वैसे भी और कोई बिजनेस तो शुरू करना ही नहीं है, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो वैसे केस में अब ये ऑफिस को भी अब आई वॉन्ट टू यूज इट एज अ सेकेंड ऑफिस फॉर अ टेक्निकल टीम। सो अदर स्टाफ विल बी योर टेक्निकल टीम, डेडिकेटेडली नीचे के ऑफिस में काम करेगी। अब ऐसे केस में या तो फिर डिस्पैच टीम वहां पे डेडिकेटेडली काम करेगी। अब ऐसे केस में मैंने क्या किया है, पैसे ना देते हुए ये ऑफिस दिया, से फॉर एग्जांपल दैट ऑफिस इज फॉर 50 लाख रुपीज। तो अब पैसे ना देते हुए व्हाट आई डिड इज आई ट्रांसफर्ड दिस ऑफिस in the name of the LLP. Will this also be regarded as my contribution towards the LLP? So, contribution includes any movable property, immovable property, tangible property, intangible property, जैसे कि intellectual property. Maybe, say for example, I have written some book. That's my intellectual property. It's an intangible property, which I can give it to the LLP. And then the LLP can on its platform sell it. और मेरे को रॉयल्टी मिलता रहेगा, जो भी है, समझ रहे हो आप? So,
contribution of a partner may consist of tangible, intangible, movable or immovable property, and the monetary value of such contribution shall be accounted for and disclosed in the accounts of the LLP. तो इस बारे में आपको ऑब्वियसली डिस्क्लोज करना और अकाउंट करना कंपलसरी है. झालं. 2 पॉइंट्स का और एक सेक्शन करेंगे फिर ब्रेक. बताओ ना मेरे को. सुनो कंट्रीब्यूशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? एनीथिंग दैट द पार्टनर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एलएलपी. मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, टैंजिबल प्रॉपर्टी, इनटैंजिबल, और जो भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है क्या इसका अकाउंटिंग आपके बुक्स में होना जरूरी है और इसके बारे में डिस्क्लोजर देना भी कंपलसरी है. ऑब्लिगेशन मैं आपको बताना चाहती हूं, जब तक आपने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है यू कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. कंट्रीब्यूशन देना, जैसे कि 10 रुपए दो, शेयर ले लो और कंपनी के मालिक बन जाओ. ऐसे करके आप मालिक बनते हो कंपनी के. वैसे ही एलएलपी में पार्टनर बनना है, it's compulsory to give contribution. You cannot become a partner without giving contribution. हाँ 10 rupees is also a contribution if the LLP is okay with it. बट भरना पड़ेगा. शगुन के 1 रुपया भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा 11 रुपए दे देना, ठीक है. क्या बड़ा दिल है, 11 रुपए. The obligation of a partner to contribute money or any other property or other benefit or to perform services for the LLP shall be as per the LLP agreement. अच्छा, ये परफॉर्म सर्विस के बारे में आपको पता है क्या प्रैक्टिकली कैसा होता है? आप चाहते हो मैं एग्जांपल दूं या इज इट ओके क्या आगे बढ़े? ये तो आपको समझ गया होगा कि पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है थ्रू मनी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं. थ्रू प्रॉपर्टी, ऑफिस वाला एग्जांपल. अब ये बेनिफिट या सर्विसेज का क्या एग्जांपल, मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकली क्या होता है. मैं आपको बताती हूँ. यूजुअली इन द सर्विस इंडस्ट्री दिस हैपेंस. सुनो ना, मैं आपको बताती हूँ. सुनो. से फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ फेमस डॉक्टर. यूजुअली अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल खुला है, ठीक है. अब जब कोई बड़ा हॉस्पिटल खुला है, देखो पुणे जैसे शहर में अ हॉस्पिटल कैन नॉट सर्वाइव इफ देयर इज ओनली 1 ब्रांच. दैट इज फॉर श्योर. हॉस्पिटल अगर है तो कार्डियोलॉजिस्ट भी होगा, गायनोकोलॉजिस्ट भी होगा, पीडियाट्रिशियन भी होगा, ऑर्थोपेडिक भी होगा, सारे ब्रांचेस होगा, एंड टू एंड सोल्यूशन, न्यूरोसर्जन भी होगा, सब कुछ होगा. द हॉस्पिटल कैन नॉट सर्वाइव अंटिल एंड अनलेस इट हैज ऑल दीज ब्रांचेस. अब देखो बहुत बार क्या हो जाता है, डॉक्टर्स ना, एक तो 35 ईयर्स तक तो ये लोग पढ़ाई करते रहते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं करते रहते हैं. उससे तो 35 के बाद तो उनकी कमाई चालू होती है. उसमें अगर आपने क्या कर दिया, आपने कह दिया कोई डॉक्टर एक आधे हॉस्पिटल से ही बस एसोसिएटेड रहेगा, वो बेचारा डॉक्टर मर जाएगा. अरे सपोज जस्ट इन केस ज्यादा लोग नहीं आए उस हॉस्पिटल पे, तो इसका धंधा बर्बाद हो जाएगा. 35 की उम्र पे तो अब कमाना चालू किया है, घर कब लाएगा, गाड़ी कब लाएगा, खुद मजे कब करेगा, समझो रहेगा. तो अब हमारे लिए तो 60+ इज ऑल बोनस. अब तो हम हमारे दादा दादी नाना नानी जैसे रहे भी नहीं 80 तक 90 तक. समझो 60+ अगर कोई है, सब बोनस जिंदगी है. अब आज सच में मैं बोल रही हूं. अब आप सोचो, सुनो मेरी बात, हाउ विल ही सर्वाइव ओनली बीइंग एसोसिएटेड विद 1 हॉस्पिटल? तो आप प्रैक्टिकली भी देखो पुणे में कितना ऐसा हुआ है. यूजुअली LLPs आर क्रिएटेड बाय दीज डॉक्टर्स. Maybe these doctors are friends, they have associations also, इनकी गैदरिंग्स भी होती है. तो से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई गायनोकोलॉजिस्ट है तो पीडियाट्रिशियन उससे एसोसिएट हो जाता है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, वन आफ्टर द अदर. ये लोग क्या करते हैं, ये LLPs बनाते हैं और हॉस्पिटल से एसोसिएट होते हैं. एंड देन दे से फॉर एग्जाम्पल अगर ये हॉस्पिटल बना है और इनका ये LLP है, ये LLP विल बी प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू सर्विसेज थ्रू दिस हॉस्पिटल विच इज ऑल्सो एन LLP. तो अगर से XYZ हॉस्पिटल है जो LLP है, एक हॉस्पिटल है जो से XYZ हॉस्पिटल LLP है. अब वो क्या करता है, आई विल टेल यू. ये जो प्रोफेशनल्स है इनसे एसोसिएट होता है, और प्रोफेशनल्स जो ये डॉक्टर्स है वो पैसे से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये हॉस्पिटल से सर्विस से करेंगे. कहेंगे हर ट्यूसडे थर्सडे वी विल कम फॉर OPD इन द हॉस्पिटल.
दूसरा कोई डॉक्टर बोलेगा जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होगा, हर वेनेसडे और सैटरडे शाम को मैं ओपीडी के लिए इस हॉस्पिटल में आऊंगा. दूसरा कोई डॉक्टर मंडे वेनेसडे ले लेगा. एंड दे प्रोवाइड सर्विसेज टू दीज हॉस्पिटल्स. पुणे में प्रैक्टिकली बहुत हॉस्पिटल्स है जो एलएलपी की तरह बने हैं. एंड देन दे हैव एसोसिएशन विद डिफरेंट प्रोफेशनल्स हु कम फॉर ओपीडी इन दिस हॉस्पिटल. तो उनके फिक्स डेज और फिक्स टाइमिंग होता है. कोई मॉर्निंग में आएगा, कोई इवनिंग में आएगा, कोई मंडे आएगा, कोई सैटरडे आएगा. एंड दे डोंट बी एसोसिएटेड विद द हॉस्पिटल बाय गिविंग मॉनेटरी कंसिडरेशन, but they are associated with this LLP, which is a hospital, by providing professional services. और फिर ओपीडी का जो भी खर्चा होगा, से फॉर एग्जाम्पल एक ओपीडी का 500 रुपए है, तो 500 रुपए में से डॉक्टर को से फॉर एग्जाम्पल फिक्स 200 रुपए हो गए, और एलएलपी ये जो हॉस्पिटल है उसको उसका 300 रुपए का कट मिलेगा. नहीं आई बात समझ में? तो यस, यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द एलएलपी बाय प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज. ऐसे थ्योरी से ऐसे लगता है कि ऐसे पॉसिबल है प्रोफेशनल सर्विसेज से आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो. ये एक्चुअली होता है. अभी मैं आपको बताती हूँ, अपने इंडस्ट्री में भी ये चालू हो जाएगा. सपोज आप सीए हो, ओके, और आपके 4-5 सीए दोस्त से आप लोगों ने मिलकर क्या कर दिया, एक एलएलपी बना दी. से यू हैव सर्टेन फ्रेंड्स हु आर एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, सीएमएज. बहुत बार क्लाइंट आपके पास आता है, बट यू जस्ट हैव टैक्सेशन मैटर्स के इश्यूज, or you are only an expert in GST or direct tax. You don't know much about compliance part in company law, जिसके लिए company secretary एक्सपर्ट है, या कुछ ट्रिब्यूनल कुछ केस वेस हो गया, कुछ लिटिगेशन वगैरह इशू है, तो एडवोकेट्स की आपकी जरूरत है. तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन बी एसोसिएटेड विथ सच अदर प्रोफेशनल्स, और उनको आप पार्टनर बना सकते हो आपके एलएलपी में. नॉट बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी, तो वो पैसा डाल के आपके एलएलपी में पार्टनर नहीं बन रहे हैं, बट बाय प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज. एंड देन दे विल गेट देयर कंट्रीब्यूशन, यू विल गेट योर कंट्रीब्यूशन, बिकॉज यू आर रिफरिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो आपके वाया उनको क्लाइंट मिल रहे हैं ना, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन टू बोथ. तो ऐसे भी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं. बट जो भी है, यू नीड टू प्रोवाइड कॉन्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू बिकम अ पार्टनर, ईदर बाय वे ऑफ मनी, property can be tangible, intangible, movable, immovable, or even professional services. Okay, and then my dear friends, ठीक है, second point इतना important नहीं. A creditor of the LLP which extends credit, okay, in reliance of an obligation described in that agreement without notice of the compromise between the partners may enforce the original obligation against the partner. कल जाके आपने credit लिया through the LLP agreement, और क्रेडिट लेने के बाद आपने अग्रीमेंट बदल दी, तब ये क्रेडिटर कहेगा मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब मैंने आपको क्रेडिट दिया था जो टर्म्स थे उसी के हिसाब से रीपेमेंट होगा. बाद में आप चेंज कर लेते हो, इससे मेरा इंपैक्ट नहीं होगा. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. फर्स्ट पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, विसल ब्लोइंग किया, कॉन्ट्रीब्यूशन के 2 सेक्शंस किए, होल्डिंग आउट हमने किया है, और हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होती है पार्टनर की वो कर लिए. 2 मिनट में रिवाइज कर लो, फिर आप ब्रेक ले लो फटाफट. ये देखो, होल्डिंग आउट, कोई भी पर्सन जिसने खुद होके अपने आप को पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट किया है, या किसी और ने उसको रिप्रेजेंट किया तब वो चुप था, जिसके वजह से क्रेडिटर को लगा वो सच में पार्टनर है, उस एक्ट के लिए ही विल बी लायबल टुवर्ड्स दिस थर्ड पर्सन एज इफ ही इज अ पार्टनर ऑफ द एलएलपी. किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसी दिन पे ही सीजेस टू बी अ पार्टनर. भले ही दूसरे लोग एलएलपी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लायबल नहीं है. अच्छा, कोई भी पार्टनर ने या एलएलपी ने ऐसा कुछ काम किया विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स ऑफ द एलएलपी, देन इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी अनलिमिटेड, प्लस दे विल बी सेंट टू जेल अप टू फाइन मिनिमम मैक्सिमम, एंड प्लस जो भी पर्सन को डैमेज या नुकसान हुआ है उनको क्या कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सच कंडक्ट. अच्छा, आपने एज अ पार्टनर, एज एन एम्प्लॉई कोर्ट या ट्रिब्यूनल को कुछ इंफॉर्मेशन दी है विच वॉज हेल्पफुल ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और विच लेड टू द इन्वेस्टिगेशन, तो आपके ऊपर की पेनल्टी को कम किया जा सकता है या वेव ऑफ किया जा सकता है. इनफैक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन यू प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, यू कैन नॉट बी हैरेस्ड, यू कैन नॉट बी थ्रेटेंड, यू कैन नॉट बी डिस्चार्ज, यू कैन नॉट बी सस्पेंडेड, और यू कैन नॉट बी डिमोटेड.
कंट्रीब्यूशन का फॉर्म कैसा कैसा हो सकता है. कंट्रीब्यूशन का फॉर्म टैंजिबल हो सकता है, इनटैंजिबल हो सकता है, मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल हो सकता है. जो भी कंट्रीब्यूशन आपने किया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू आपको अकाउंट करनी पड़ेगी और डिस्क्लोज करनी पड़ेगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी. ये जो कंट्रीब्यूशन आप देते हो आपको देना कंपलसरी है, तभी आप पार्टनर बन सकते हो. ये कंट्रीब्यूशन या तो मनी के रूप में होगा, या तो प्रॉपर्टी के रूप में होगा, या तो फिर सर्विसेज के रूप में भी हो सकता है. ये सुनो गाइस, चलो टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लेट्स मीट आफ्टर. आने वाले 2-3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटल हो जाओ आप लोग सब. सबसे पहला सेक्शन 34 which is relating to maintenance of books, accounts and other records. सुनो ना मेरी बात, सुन रहे हो क्या आप लोग? हाँ, रिकॉर्डिंग और स्ट्रीमिंग चालू है ना ठीक से? ओके, ऑल क्लियर, ठीक है, ओके, ऑल ओके. Every LLP shall maintain proper books of accounts either on cash basis or on accrual basis. But what is more important is ये बुक्स जो वो मेंटेन करते हैं दे हैव टू बी मेंटेन्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. ये सारे पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज. ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बट आपको इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो ये चीजों को प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्पेशली फॉर द 30 मार्क्स एमसीक्यूज. बताओ मुझे, क्या एलएलपी कैश बेसिस पे बुक्स मेंटेन कर सकती है? कैश बेसिस समझता है ना? अक्रूवल बेसिस, बट जो भी है सिंगल एंट्री पे बुक्स मेंटेन नहीं कर सकते हो. यू हैव टू मेंटेन द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. बुक्स कहां मेंटेन करेगी? एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे. और सुनो, अब हर एक एलएलपी को सास सबमिट करना होता है. सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी. व्हाट इज सास? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एंड सॉल्वेंसी. हर एलएलपी सास सबमिट करती है कितने दिनों के अंदर? 6 महीनों के अंदर. 6 महीने कहां से? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. 6 months फ्रॉम वेयर? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और यही सास जो है, देखो इसमें 2 बातें लिखी है. पहला पॉइंट कहता है हर एलएलपी को 6 महीनों के अंदर सास प्रिपेयर करना होता है. प्रिपेयर करना होता है, प्रिपेयर करना होता है. दिस इज अबाउट प्रिपेयरिंग. सास मतलब क्या? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी. इसमें क्या लिखा होता है? वही लिखा होता है रे, कंपनी का कैपिटल, कंपनी का टर्नओवर, कंपनी का कैश फ्लो, यही सारी चीजें लिखी होती है इन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी. सिर्फ उतना नहीं लिखा है, उसके साथ साथ लिखा है कि हर एलएलपी को ये सास जो है ना साइन करके रजिस्ट्रार के पास फाइल भी करना होता है. देखो अगला पॉइंट रीड करके देखो तो. हाँ सुनो मेरी बात, सुन रहे हो क्या? 2 बातें हैं इसमें, देखो 2 बातें हैं, इनफैक्ट 2 नहीं 3 बातें हैं. पहली बात तो हर एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करना है. कितने महीनों के अंदर प्रिपेयर करना है? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. एंड दिस सास हैज टू बी साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. सिर्फ प्रिपेयर नहीं करना है, प्रिपेयर करने के साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू फाइल इट विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर. यू फाइल इट, यू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. तो आप प्रिपेयर करो 6 महीनों के अंदर. 6 महीनों के अंदर प्रिपेयर करने के बाद आप इसको फाइल करो विद द रजिस्ट्रार. It's made in E-form number 8. वैसे तो it's not a part of your syllabus, but just for information purpose, SAS is prepared in E-form number 8. Statement of solvency
एंड अकाउंट्स, या तो फिर आप कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। आप प्रिपेयर करोगे कितने महीनों के अंदर? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सिर्फ प्रिपेयर नहीं करोगे, क्या रजिस्ट्रार के पास फाइल करोगे? प्रिपेयर करते हो तब डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं, क्या रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है। और अगर आपको ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऐसे केस में इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सॉल्वेंसी का ऑडिट भी किया जाएगा, ओनली इफ द ऑडिट इज एप्लीकेबल टू यू। तो 3 बातें ये सेक्शन कहता है, प्रिपेयरिंग, फाइलिंग, ऑडिटिंग। क्या क्या बताओ तो? प्रिपेयरिंग, फाइलिंग एंड ऑडिटिंग। मोस्टली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी में ना आप लोग सारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो। क्या करते हो? एलएलपी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, एलएलपी का टर्नओवर, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन, एलएलपी का प्रॉफिट, ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स होता है इन सास। क्योंकि अगला सेक्शन जब आप देखोगे ना, एनुअल रिटर्न, उसमें भी आपको एक रिटर्न बनाना होता है और रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। बट एनुअल रिटर्न में जो रिपोर्टिंग की जाती है यूजुअली दैट इज ऑफ नॉन फाइनेंशियल थिंग्स। एक आपने कंपनीज एक्ट में भी एनुअल रिटर्न देखा था, जो एजीएम के 60 डेज में आपको सबमिट करना होता है, सेक्शन नंबर 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट। हाँ या ना? MGT 7, हाँ या ना? एनुअल रिटर्न कुछ कुछ कंपनीज के लिए MGT 7A था। तो हाँ, तो अब ऐसे केस में एलएलपी के लिए भी देखो, हमने एलएलपी और कंपनीज एक्ट को सिंक करने की कोशिश की है। वैसा ही कुछ यहाँ पे है। एक साइड पे बात किया गया है आपका जो अकाउंट्स है, द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, वो आप फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 महीने के अंदर प्रिपेयर करोगे, साइन करोगे, रजिस्ट्रार के पास फाइल करोगे, और उसका अगर ऑडिट कंपलसरी है तो उसको ऑडिट करवाओगे। और ये सास में सारे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स किए जाते हैं। बट और एक बात मेरे को आपको बतानी है, एक साइड पे फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जहां पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी में होता है, आप देखो अगला का अगला सेक्शन 35 एनुअल रिटर्न का सेक्शन जो है वो कहता है एवरी एलएलपी शैल फाइल एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 days of closure of the financial year. 60 days is from where? Closure of 60 days is from where? Closure of financial year. वहां पे section 92 of the Companies Act was 60 days from the conclusion of the AGM, and where no AGM is held, 60 days from the day on which the AGM should have been held. बराबर ना? यहाँ पे it is 60 days from the closure of the financial year. तो suppose आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2023 या 2024 होगा आप लोगों के लिए। फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हुआ है? 30, 1 मार्क का एमसीक्यू। चलो, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च 2024। आपको बताना है एनुअल रिटर्न एलएलपी की कब तक फाइल कर सकते हैं? फर्स्ट 31 मई, सेकेंड 30th मई, थर्ड 1st of June, and none of the above. 31st May, 30th May, 1st of June, 30 में, 31 में के 1 जून। 30 कैसा है? It's not 2 months, it's 60 days. तो शिद्दत से आपको एक एक दिन काउंट करना पड़ेगा, and it will not come on 31st of May. It comes on 30th of May. Very good Sumit, very good Mayank, very good Sneha, very good Akash, very good face to face kids. क्लास खत्म हो जाती तब तक।
So देखो, if the financial year is closing on 31st of March, annual return latest will be filed by 30th of May. Very, 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 very important for the MCQ. It's not 31st May. कुछ बच्चों ने 31st May कहा था. It's not 2 months. It's 60 days. चेक हो गया. अच्छा, एनुअल रिटर्न में क्या होता है मोस्टली? फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? एनुअल रिटर्न में एक काम करो, यहां पे आप लिख लो एनुअल रिटर्न, लिखा है ना एनुअल रिटर्न, उसके ऊपर आप लिखो मोस्टली नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. लिखो तो मोस्टली नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिटेल, पार्टनर्स के डिटेल्स, अगर एलएलपी ने बिजनेस चेंज किया है उसके डिटेल्स, एलएलपी ने अगर रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है उसकी डिटेल्स, एलएलपी का अगर नाम चेंज हुआ है तो उसके डिटेल्स, ये सब कुछ आप एनुअल रिटर्न में सबमिट करते हो. क्या क्या लिख रहे हो आप? नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है मोस्टली. एनुअल रिटर्न में क्या होता है मोस्टली? नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिटेल्स, पार्टनर के डिटेल्स, अगर एलएलपी का बिजनेस चेंज हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, नाम चेंज हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ कहां पे लिखा जाता है? एनुअल रिटर्न. कहां लिखा जाता है? और ऊपर जो है ना, ऊपर सास, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, वहां पे आप लिख सकते हो मोस्टली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. मोस्टली. अच्छा, इज इट एन ऑप्शन बिटवीन सास एंड एनुअल रिटर्न? क्या दोनों भी बनाकर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करने पड़ते हैं? सास सबमिट होता है ई फॉर्म 8 और एनुअल रिटर्न ई फॉर्म 11. सास में मोस्टली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है, जैसे कि एलएलपी का टर्नओवर, एलएलपी में पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन, एलएलपी का कैश फ्लो, ये सब कुछ सास में लिखा होता है. बोथ दी सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इन दोनों के बीच में एक छोटा सा सेक्शन है 34A जो रिसेंटली ऐड हुआ है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, नफरा के बारे में आपको पता ही है, नफरा के साथ मिलकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बना सकती है जो एलएलपीस को होंगे एप्लीकेबल. आज तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कोई चाहत हुई नहीं है. जो कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वही एलएलपी पे एप्लीकेबल करवाए. बट कल जाके अगर चाहत हुई, सोचा काम नहीं है गवर्नमेंट को, चलो स्टैंडर्ड्स नए बना ही लेते हैं, तो एलएलपी के लिए भी अलग से स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे, अकाउंटिंग के लिए भी और ऑडिटिंग के लिए भी, और उतना ही आपका सब्जेक्ट वास्ट हो जाएगा, अकाउंट्स भी और ऑडिट भी. नहीं है चाहत. काम बहुत बाकी है गवर्नमेंट का देश में. वो ही कर ले. कुछ टाइम में खुलासा हो ही जाएगा, 6 महीने में. कौन है हमारा लीडर? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी मोदी ओनली. नहीं नहीं, ऐसा मैंने डिसाइड नहीं किया. मैं क्या, कौन डिसाइड करने वाली है? ऐसा लगता है मुझे. Inspection of documents kept by registrar. Are you all going to vote? You all are 18 plus. You all should vote. 5 साल बाद मौका मिलेगा बेटा आपको, अभी कुछ नहीं हो सकता है. क्यों? आईडीज नहीं है आपके पास? कैसे बच्चों आप लोग? देश का फ्यूचर ऐसे बच्चों के हाथों में है.
लोग छुट्टी निकाल के वोटिंग करने जाते हैं। ओके, मिलेगा, मिल जाएगा, अप्लाई कर लो, गेट इट डन। सी वर्चुअल किड्स आर सो सिंसियर, चैट कर रहे हैं मुझसे वो। चलो यार, 2-3 सेक्शन है जो मेरे को करने हैं, नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा आज की क्लास वेस्ट हुई है। आ जाओ। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपने पार्टनर्स का नाम या उनके चेंजेस अगर है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, और ये जो एनुअल रिटर्न है जो आपने फाइल की है रजिस्ट्रार के पास, ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स and they are available for inspection on the payment of prescribed fees. कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमने बात की है? नहीं, सास से भी पहले इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स थे ना। फिलिप, पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, डेजिग्नेटेड पार्टनर का एड्रेस, एलएलपी का नाम, एलएलपी का रजिस्टर्ड एड्रेस, एलएलपी का प्रपोज्ड बिजनेस, ये सारे आपने फिलिप में भरे थे या नहीं भरे थे? ये सारे डॉक्यूमेंट्स along with SAS, along with annual return are public documents. थोड़ा बहुत अगर कभी टाइम मिले और आपकी इच्छा है, आप क्या कर सकते हो, एमसी की वेबसाइट पे जा सकते हो, मात्र 100 रुपए की नॉमिनल फीस देके कोई भी एलएलपी के ये सारे डेटा जो है वो आप निकाल सकते हो। छोड़ो, अभी रहने दो, क्या ही बहस करो आप लोगों से मैं, forget it। तो अगर आप चाहो आप लिख सकते हो यहाँ पे, all these documents are public documents, so any person, whether you are a partner of the LLP or not, designated partner हो नहीं हो, creditor हो नहीं हो, customer हो नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, any individual in India can pay the prescribed fees and get these documents. These documents are considered as public documents. Please लिख दो, all these are public documents. All these are public documents and they are available for inspection, not free of cost. On the payment of prescribed fees, you can inspect these documents. एक मैंने ये प्यारा सा चार्ट बनाया था जो ये सेक्शंस का समरी है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को भेज देती हूँ, नहीं तो आप ही ले लो फोटो, बाद में मैं भूल जाती हूँ और फिर लोग चिल्लाएंगे। ये देखो, नहीं लिखने का टाइम नहीं है। दिख रहा है आप लोगों को? इसका फोटो ले लो बस। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। पहला पॉइंट था एलएलपी शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप जब ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो, शुड इट बी मेंटेन ऑन डबल एंट्री सिस्टम? अरे बोलो ना, कैश बेसिस भी हो सकता है, अक्रूवल बेसिस भी हो सकता है। फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है विद इन 6 months। इसका फाइलिंग भी करना पड़ता है और अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। सेक्शन 34 का समरी है, फोटो ले लिया? हो गया? एंड में आपको कुछ सेक्शन नजर आएंगे, क्योंकि मेरे पास 10 ही मिनट है, 10 मिनट में इधर आ जाओ ना। वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, 32 पेज नंबर। वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन और मिसलेनियस कंप्लीट कर लेती हूं मैं, तो बीच के 8 ही पेजेस बचे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हो गया है। डिफरेंशिएशन हो गया है ना?
सुनो ना, वाइंडिंग अप, एक स्टिक नोट लेते हो क्या? स्टिक नोट पे ही लिखो ना, साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर लूं। Should I write it or you all are writing it? मेरी बात सुन रहे हो क्या आप? एलएलपी अगर चाहे इट कैन वाइंड अप. हाउ कैन इट वाइंड अप? देर आर वेरियस मीन्स. मैं कौन से पेज नंबर पे हूं? 32. फर्स्टली, एलएलपी क्या वॉलेंटरली बनी है बाय 2 और मोर पर्सन्स कमिंग टुगेदर? अगर एलएलपी वॉलेंटरली बनी है, क्या एलएलपी वॉलेंटरली डिसॉल्व भी हो सकती है? One is LLP can be dissolved voluntarily, or sometimes it can also be dissolved by the order of the tribunal. तो सुनो मेरी बात, अगर 75% of the partners vote in favor, 75% of the partners vote in favor, then in that case, my dear students, the LLP would be wound up. That's voluntary winding up, जहां पे 3/4 से ज्यादा पार्टनर्स की इच्छा है कि वो एलएलपी को डिसॉल्व कर ले. अगर एलएलपी म्यूचुअल अग्रीमेंट से बनी है, एलएलपी म्यूचुअल अग्रीमेंट से डिसॉल्व भी हो सकती है, बट समटाइम्स ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करता है और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के वजह से आपको आपकी एलएलपी करनी पड़ती है डिसॉल्व. ये कब कब होता है? 1, the LLP has continued with only one partner for more than 6 months. कुछ आपको याद आ रहा है? हमने आपको 6 months का मौका दिया था कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस हो रहे हैं बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट, आप 6 महीनों के अंदर और एक पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवा दो. 6 महीने हो गए, फिर भी आपको कोई सीरियसनेस नहीं है अबाउट दिस. सो नाउ पर्सनल लाइबिलिटी तो आती है. Forget about that. The tribunal is also going to pass an order for the winding up of this particular LLP. Basic requirement अगर LLP फॉर्म करने की आप पूरी नहीं कर सकते हो, आपकी कोई लायकी नहीं है LLP के रूप में बिजनेस करने के लिए. नेक्स्ट, LLP is in a position wherein it's not able to pay its debt. In short, it's insolvent. क्योंकि LLP की लाइबिलिटीज के लिए सिर्फ LLP के एसेट्स ही इस्तेमाल हो सकती है, और अगर एसेट्स कम हो रहे हैं, it will go after winding up and it will get itself dissolved. या तो LLP ने ऐसी कोई हरकत की है which is against the interest of India. Maybe it is manufacturing arms and ammunition and supplying it to Pakistan. And Pakistan is using these weapons against war for India only. ऐसी हरकतें वो लोग नहीं, आप लोग कर रहे हो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. LLP हो जाएगा डिसॉल्व. या तो LLP ने उसके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी या एनुअल रिटर्न्स लगातार 5 सालों के लिए फाइल नहीं किए. देयर वाज अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग. AR इज एनुअल रिटर्न, और आगे मैंने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, SAS. Or if the tribunal feels that there is some just and equitable ground, तो ऐसे केस में वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है फॉर द वाइंडिंग अप. हाँ, लिख लिया आप लोगों ने ये? दिस इज अ समरी ऑफ वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन. फोटो ले लीजिए जल्दी से. ले लिया फोटो? कौन? इतना ही है. जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड. अभी लिख रहे हो क्या आप लोग?
चलो यार और 2 सेक्शंस पढ़ाना है फटफट 3 मिनट में. ओके तो देखो वाइंडिंग अप या तो वॉलेंट्री हो सकता है या तो हो सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल. कब कब हो सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल? LLP हैज कंटिन्यूड द बिजनेस फॉर मोर देन 6 months with reduced number of partners below 1 or below 2. LLP ने ऐसी हरकत की है which is against the interest of India. आपने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग ऑफ सास और द एनुअल रिटर्न फॉर 5 consecutive years. consecutive मतलब लगातार एक के बाद एक. और यू हैव सम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स. मिसलेनियस में आ जाओ. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, एक मिनट में ये हो जाएंगे तीनों भी सेक्शंस. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है? कंपनीज एक्ट एक्चुअली 1956 लिखा है बट इट इज 2013 अकॉर्डिंग टू GCA. GCA में आपको एक सेक्शन था, अगर रिपील्ड एक्ट का रेफरेंस दिया गया है और रिपील्ड एक्ट के बदले में एक नया एक्ट आया है तो ये प्रोविजन को पढ़ते वक्त हम ऐसा मानेंगे यहां पे 1956 नहीं 2013 लिखा है. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल करवा सकता है कोई LLP के ऊपर. LLP को मतलब अब LLP एक्ट तो फॉलो करनी पड़ेगी, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा. या तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कंपनीज एक्ट LLP को एप्लीकेबल करवा सकता है विथ सर्टेन मॉडिफिकेशंस. पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल हो सकता है या विथ मॉडिफिकेशंस भी एप्लीकेबल हो सकता है. बट सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहत तब तक पूरी नहीं होगी जब तक ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ये अप्रूव नहीं होता है. इन शॉर्ट इट विल एक्ट लाइक अ एक्ट ओनली. सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने अग्री किया है एंड देन कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल टू LLPs. LLP को तो LLP एक्ट फॉलो करनी है. हम कह रहे हैं कंपनीज एक्ट भी फॉलो करनी पड़ सकती है. ठीक है. एडिशनल फीस जो भी फाइलिंग एक्ट में दी है ना, फाइलिंग अंडर द एक्ट जो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना है. अभी हमने आज 2 फाइलिंग के सेक्शंस किए हैं. एक तो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी. कितने दिनों में फाइल होता है? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. और एनुअल रिटर्न 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. आपने वो फाइलिंग अगर समय के अंदर नहीं किया जो समय सेक्शन में दिया था, आप फिर भी फाइलिंग कर सकते हो ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस. ये एडिशनल फीस रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है जो आपको एप्लीकेबल नहीं है. ओके. एंड लास्ट एनहांस्ड पनिशमेंट. ये आप खुद कर सकते हो या इसको कट भी कर सकते हो. कट हमारे डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी हो चुके हैं. सो देर आर ओनली 8 pages ऑफ द LLP एक्ट दैट आर रिमेनिंग. कब समय है आप लोगों के पास? संडे. नहीं तो मैं क्या करती हूं, मैं उसको सेल्फ रिकॉर्ड कर लेती हूं एंड यू ऑल कैन वॉच इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. नो तो एक काम करती हूँ, मैं सैटरडे के दिन सर की क्लास में एक बार आके जाती हूँ और आपसे डिस्कस कर लेती हूँ आपका क्या टाइमिंग है. ठीक है. चलो थैंक यू सो मच. सी ऑल सून. बाय बाय. नेक्स्ट टाइम आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ साथ क्वेश्चन बैंक भी लाना. थैंक यू सो मच. I'll just make a move, okay? Bye-bye. Bye-bye, virtual kids. नहीं बेटा एनिमल देखने नहीं जाना है, आपको जाना है आज. मेरे को तो